नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां आर्मी अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया है। नाराज अभ्यर्थियों की तरफ से बवाल किया गया है। लिखित परीक्षा नहीं लेने को लेकर ये अभ्यर्थी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 2 साल पहले फिजिकल इन अभ्यर्थियों ने निकाला है, लेकिन तब से लेकर आज तक इनका इंतजार ही बना हुआ है। इसे लेकर आज अभ्यर्थियों की तरफ से जमकर बवाल किया गया। लिखित परीक्षा को लेकर ये अभ्यर्थी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और तस्वीरें देखिए कैसे सड़कों पर आगजनी करके विरोध और नाराजगी जाहिर की जा रही है। नाराज अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या इस वक्त मुजफ्फरपुर में सड़कों पर नजर आ रही है। लिखित परीक्षा नहीं होने से ये छात्र नाराज हैं। 2 साल पहले इन सारे अभ्यर्थियों ने अपना फिजिकल निकाला है, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हो रही थी और इसे लेकर अब सब्र का बांध टूटता हुआ आर्मी अभ्यर्थियों की तरफ से अब यह हंगामा की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, इस वक्त क्या हालात हैं? स्थिति यहाँ पर बेहद बदल चुकी है। जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सुबह सुबह पहुंच गए और जो लिखित परीक्षा हो गई उनका मेडिकल हो गया। जो लिखित परीक्षा नहीं हुई है, मेडिकल और फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। इसको लेकर अब वो लोग लगातार नाराज है। इसको लेकर अब प्रदर्शन जो है उनका उग्र होने लगा है। लगातार लाठी डंडे लेकर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और अलग अलग सड़कों को जाम कर रहे हैं। मुख्य मार्ग जो NH है उसे भी जाम कर रहे हैं। शहर के अंदर पहले उन्होंने मारीपुर को जाम किया, चक्कर चौक को जाम किया। प्रियांक, क्या ये पहले से प्रदर्शन को लेकर इजाजत ली गई थी? अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इन छात्रों ने इसे लेकर इजाजत ली थी या सब कुछ ये अचानक हो रहा है? ये एकदम अचानक सा है, क्योंकि अचानक जब आप छात्र पहुंचे थे तो बिल्कुल कुछ ऐसे समझ में किसी को नहीं आया था कि आखिर मामला क्या है। लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। हाल ही में जिस तरीके से सरकार ने एक सैनिक सेना को लेकर जो फैसला लिया है, तो ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर भी तत्काल इन लोगों ने ये फैसला लिया और ये सड़क पर उतरे हैं। और अब इसी मौके पर उन्होंने 2 साल पहले प्रियांक, तो ये मानकर चले हम ये मानकर चले कि अब छात्रों की तरफ से कहीं ना कहीं एक दबाव की कोशिश की जा रही है कि पहले जिन छात्रों ने 2 साल पहले फिजिकल निकाल लिया उनको लेकर सबसे पहले विचार किया जाए। जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। हालांकि मेन यहाँ पर लोगों का उद्देश्य, ये अभ्यर्थियों का उद्देश्य है कि जो परीक्षा उनका हो चुका है, फिजिकल हो चुका है और मेडिकल हो चुका है, तो लिखित परीक्षा जो बचा हुआ है 2 साल से सिर्फ टालमटोल की जा रही है, तो उसे पहले कर लिया जाए। बिल्कुल प्रियांक, लेकिन सवाल ये कि सड़कों पर इस तादाद में छात्रों का जुटान है, आगजनी किया जा रहा है, हो हंगामे अगर हो रहे हैं तो कानून व्यवस्था, यहाँ पर यातायात व्यवस्था, इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो इंतजामात होने चाहिए वो क्या दिखते हैं पुख्ता? जी, पहले जिस तरीके से मारीपुर इलाके में ये तमाम छात्र पहुंचे थे, इन्होंने हंगामा किया था, दुकानों को बंद कराने की कोशिश की थी, तो मौके पर काजी मोहम्मद थाना जो उस क्षेत्र में पड़ता है, तो वो काजी मोहम्मद थाना की पुलिस वहां पर पहुंची थी और उन्होंने इस मौके को संभाला था, इस हालात को संभाला था। जिसके बाद अभ्यर्थी वहां से निकल चुके हैं और वो अब गोबरसही और यूं कहे कि भगवानपुर की तरफ बढ़े हैं, तो उधर की तरफ फिर अब सदर थाना इस मामले पर निगरानी कर रही है। प्रियांक, कितनी तादाद में ये स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त सड़कों पर हैं और जिन भी इलाकों में ये जाएंगे वहां पर स्थिति विस्फोटक हो सकती है या फिर उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होगा? जी बिल्कुल, कम से कम 300 से 400 की संख्या में अभ्यर्थी अभी तक पहुंचे और कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी और भी पहुंच सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अब इसको लेकर अलर्ट मोड में आ गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। तो जिस तरीके से अभ्यर्थी जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन करे, तो ऐसे में पुलिस भी अब अलर्ट मोड पे आ गई। चलिए प्रियांक, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हर अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो तस्वीरें आपके सामने है, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर, और देखिए कैसे ये आर्मी जवान कि मेडिकल निकाल चुके ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं, ये आर्मी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेडिकल तो निकाल ली, लेकिन रिटन एग्जाम के लिए, लिखित परीक्षा के लिए इनका इंतजार तकरीबन 2 सालों से चला आ रहा है। और इसी को लेकर अब ये छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर निकल गए। पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं को जेडीयू ने एक बड़ा मैसेज दिया है। एक झटके में पार्टी ने 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें प्रवक्ता अजय आलोक भी शामिल हैं। जेडीयू ने यह फैसला क्यों लिया और इस फैसले से पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या जेडीयू का आरसीपी सिंह से मोह भंग हो चुका है?
क्योंकि जिन नेताओं को बाहर किया गया वो आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं। जेडीयू की बड़ी कार्रवाई। चार नेताओं को पार्टी से निकाला। जेडीयू ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक समेत इन चार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिनमें पहला नाम है पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक का, दूसरा नाम है भंग समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज का, तीसरा नाम है प्रदेश महासचिव अनिल कुमार का और चौथा नाम है प्रदेश महासचिव विपिन कुमार यादव का। जेडीयू की ओर से जारी इस पत्र में कार्रवाई का कारण भी साफ तौर पर बताया गया है। पत्र में लिखा गया है कि कई महीनों से लगातार सूचना मिल रही है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी दल हित के विपरीत पार्टी के समानांतर कार्यक्रम चलाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारी के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गलत संवाद स्थापित कर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कृत्यों से परहेज करने का परामर्श दिया गया। इसके बावजूद ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो पूर्णतः दल विरोधी हैं। कि हर स्तर पर जो है ना भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ लोग द्वारा जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कुछ जो लोग जिनका नाम मैंने लिया है कि श्री अनिल कुमार जी, श्री विपिन यादव जी, उनके द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इन चीज़ों से परहेज रखने के लिए भी सलाह दिया, परामर्श किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पार्टी गतिविधि के खिलाफ में वो काम एक्शन लेते रहे, काम करते रहे। जेडीयू से निकाले जाने पर अजय आलोक ने शायराना अंदाज में कैसे तंज कसा वो भी सुनिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू की इस कार्रवाई को आरसीपी सिंह से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये चारों नेता आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आरसीपी के पीछे जेडीयू पड़ा है और ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, इसकी वजह जानना भी जरूरी हो जाता है। पार्टी कैसे मजबूत हो, किस तरह से ग्रास रूट पे और मजबूती प्रदान हो, बूथ स्तर पे और हम कैसे मजबूत हो, इस तरह के तमाम चीजों को लेकर के पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग फैसला लेते आई है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग समय पे मौका भी दी है पार्टी ने। इसके इतर अगर कोई व्यक्ति कुछ अलग कह रहा हो तो ये तय है कि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जदयू के अंदर किस व्यक्ति को कहां रखना है, ये जदयू का आंतरिक मामला है, उससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जहां तक मंत्रिमंडल में श्री आरसीपी सिंह के रहने का मामला है तो प्रधानमंत्री का मामला बनता है। 7 जुलाई तक वो राज्यसभा के सदस्य हैं। 7 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और जदयू के नेता तय करेंगे कि आरसीपी सिंह कहाँ रहेंगे। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपके सामने, जहां पर जेडीयू का यह तर्क है कि अगर पार्टी लाइन के बाहर जाइएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि विशेष अधिकार है पार्टी का, पार्टी इस तरह से अपने किसी भी नेता या कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करती है, इस पर दूसरी किसी पार्टी की तरफ से टीका या टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन आरसीपी के पीछे जेडीयू क्यों पड़ा है, ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, इसकी वजह जानना इसलिए जरूरी है कि देखिए, पहले राज्यसभा का टिकट आरसीपी सिंह का काट दिया गया। जिस वक्त ये टिकट काटा गया तब से ही कयास लगने शुरू हो गए थे। केंद्रीय मंत्री पद भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ये बातें कही जा रही हैं। करीबी नेताओं की पार्टी से छुट्टी कर दी गई, जिसमें अजय आलोक तक के नाम शामिल हैं। पटना का बंगला भी आरसीपी सिंह को छोड़ना पड़ा। नैतिकता का पाठ भी उसी दिन पढ़ा दिया गया जिस दिन उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तमाम दूसरे उनके करीबियों के ऊपर कार्रवाई हो गई और मंत्री पद से अब इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह से मोह भंग जो है वो जेडीयू का हो चुका है या जेडीयू उनके पीछे पड़ गई है। और अब बात उस विषय की जिस पर पूरा देश इस वक्त चिंतित है, जनसंख्या नियंत्रण। जी हां, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू अब आमने सामने हैं।
बीजेपी जहां बिहार में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर कर रही है, वहीं जेडीयू का कहना है कि चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है। जेडीयू का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है और सारा श्रेय नीतीश मॉडल को जाता है। जेडीयू के मुताबिक शिक्षा और जागरूकता से ही जनसंख्या पर कंट्रोल संभव है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि कानून से ही जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। हम ये समझते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट का बिंदुवार अवलोकन कर लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का मॉडल कैसे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है और इस सर्वश्रेष्ठ मॉडल को अगर आप प्रयोग में लाइएगा तो निश्चित रूप से जो जनसंख्या स्थिरीकरण की जो कोशिश है वह कोशिश और बहुत देर तरीके से सफल होगी। समाज का जनसंख्या जिस बेतहाशा से वृद्धि हो रहा है, बिहार में ही किशनगंज है जहां का बर्थ रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में बनना चाहिए। तो जनसंख्या पर सरकार का दृष्टि दोष, जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। इस मुद्दे पर दोनों यानी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के तर्क जानना इस वक्त जरूरी है। जेडीयू क्या सोचती है और बीजेपी क्या सोचती है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है जनसंख्या पर नीतीश कुमार का मॉडल सक्सेसफुल है, जनसंख्या पर नियंत्रण हम लगा रहे हैं और वो कानून से संभव नहीं है, जागरूकता से और शिक्षा से संभव है, शिक्षा का ये मॉडल बेस्ट है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि बिहार में लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, कानून से ही जनसंख्या पर कंट्रोल संभव है और केवल शिक्षा और जागरूकता से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। तो ये दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं और इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार में दोनों ही सहयोगी पार्टियां हैं और ऐसे में इन दोनों के तर्क अलग अलग नजर आते हैं। नीतीश का शिक्षा मॉडल बेस्ट है, जेडीयू का तर्क, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ शिक्षा और जागरूकता इस पर काबू नहीं कर सकती और जनसंख्या तो ऐसा, और ये इस विषय पर संजीदगी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि इसका असर सब पर और दूरगामी होता है। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ से बिहार को बचाने की कवायद की। तो बाढ़ से कैसे बचेगा बिहार, जी हां, जिसे लेकर अब तैयारियां लगातार तेज होती हुई जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया के साथ साथ बाढ़ प्रमंडल की नदियों, तटबंधों और निर्माण कार्यों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, इसका निरीक्षण किया, हालात की जानकारी ली। दरभंगा में कार्यस्थलों का वो खुद निरीक्षण करते नजर आए। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इन अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि दरभंगा और मधुबनी में जमींदारी बांध की लंबाई बहुत ज्यादा है, कई जगहों पर मनरेगा के जरिए छोटे छोटे कटाव निरोधी कार्य कराए जा सकते हैं और इससे बाढ़ के हालात में लोगों को राहत मिल सकती है। उन्होंने इंजीनियरों को क्षेत्र का भ्रमण करते रहने के निर्देश भी दिए। जो फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वो किया है और नया टेक्नोलॉजी को बाढ़ में यूज करना, ये हम लोगों ने नया उस पर काम करना शुरू किया है। जब तक नेपाल में इसका कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ये उत्तर बिहार को, खास करके मिथिला एरिया को ये दंश झेलना पड़ेगा और हम लोग उसमें तत्पर हैं इस काम कराना। तो देखिए, बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों के बारे में जानना जरूरी है और कौन से ये जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग बाढ़ की समस्या से दो चार होते हैं और हर बार उस त्रासदी और दंश को झेलते भी हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, ये वो तमाम जिले हैं जिनका जानकारी आपके सामने इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए। किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, इन तमाम इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी जल संसाधन मंत्री संजय झा की तरफ से किया गया और तमाम महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं। मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, गोपालगंज, क्योंकि ज्यादातर दियारा का इलाका पड़ता है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ की समस्या होती है। खगड़िया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, पटना, अररिया, वैशाली, साथ ही साथ लखीसराय की बात करें या भोजपुर की बात करें, सारण के भी हिस्से और बक्सर के साथ बेगूसराय और मुंगेर, ये वो तमाम यानी कि 25 ऐसे जिले हैं जिन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
ज्यादा यहाँ पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब फ्लड फाइटिंग को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम कार्य और कवायद भी किए जा रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से किशनगंज जिले की कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के हवाकुल पंचायत के रेतुआ नदी पर बना चचरी पुल नदी के पानी के स्तर बढ़ने के बाद देखिए कैसे ध्वस्त हो गया। कल तक चचरी पुल का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है चचरी पुल ध्वस्त हो चुका है। आवाजाही पर इसका सीधा असर। पुल के ध्वस्त होने के साथ कलियागंज और पलासी के बीच लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को अब नदी के उस पार जाने के लिए 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। बरसात की शुरुआत होने के साथ ही सरकार की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं होने के बाद यहां रहने वाले लोगों के बीच और ज्यादा परेशानी बढ़ती हुई। स्थानीय लोगों ने ध्वस्त पुल की जगह पक्का पुल बनाने की मांग की है, जिससे बारिश या फिर बारिश के बाद भी लोगों को परेशानी से दो चार न होना पड़े। आज नदी का पानी के तेज बहाव में बर्बाद हो गया और यहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर हजारों का आदमी डेली पार होता है, मोटरसाइकिल साइकिल, और टेढ़ागाछ बहादुरगंज से जितने भी घूम करके कलियागंज जाना पड़ेगा उनको 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन राजधानी पटना का हाल अभी भी बहुत बुरा है। पटना में अभी भी चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। रोज कमाने और खाने वाले लोग लू को झेल रहे हैं। पटना से गर्मी के इस हालात की जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन राजधानी पटना का अगर हाल बयां करें तो चिलचिलाती धूप से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप जल जाएंगे। लोग परेशान हैं कि आखिर मानसून पटना में कब दस्तक देगी। लू का अलर्ट जारी हो गया है और इस मानसून के मौसम में लू से लोग परेशान हैं। चिलचिलाती धूप लोगों को जला रही है। ऐसे में रोज कमाने वाले लोगों का हाल क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं। जिस तरीके से ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन ये चिलचिलाती धूप, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे ऐसी धूप है मानो आप 1:30 बजे घर से बाहर निकले हों, ऐसी जला रही है धूप। बाबा, परेशानी हो रही है धूप से? हाँ, पटना में 1.5 महीना से इतना बड़ा धूप चल रहा है कड़ाई, जो हम लोग बहुत परेशान हैं। कमाने खा नहीं सकते हैं, और मेरा ड्यूटी भी कपड़ा का है, तांत का साड़ी में बेचते हैं। बहुत परेशान से मेरे देह का चमड़ा उड़ चुका है और मैं बूढ़ा आदमी है, 50-60 साल की मैं है, और बहुत बड़ा परेशानी है पटना के अंदर में, जो इतना बड़ा गर्मी कभी नहीं आया था। अब बाबा, जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है क्या कि इस बार ज़्यादा हो रही है? इस बार तो बहुत बड़ा है। इस बार हर साल से भी 40 साल से भी ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? गोपाल। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कहना है, हालांकि ये बुजुर्ग हैं, 40 सालों का एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं कि 40 सालों का लगभग जो रिकॉर्ड इन्होंने महसूस किया है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जून के महीने में बारिश होनी चाहिए, लेकिन गर्मी से ये परेशान है। आपका नाम क्या है? मुन्ना। क्या लग रहा है, चिलचिलाती धूप परेशान? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। कमाना खाना कितना मुश्किल है? हम लोग 10 बजे बंद कर देते हैं, क्या करें, कहाँ धूप है, ठंडा में भाग जाते हैं। नहीं तो लू लग जाएगी। हाँ, गर्मी से परेशान होकर भाग जाते हैं, नहीं कमा पाता, अभी तक 1 रुपया नहीं कमाए हैं। तो जिस तरीके से ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं अपना दर्द कि धूप इतनी अधिक है कि अगर धूप में रहेंगे तो लू लग जाएगी, जान भी जा सकती है, और अगर नहीं कमाएंगे तो भूखे पेट भी जीना मुश्किल है। लेकिन करें तो क्या करें, मजबूरी है इनकी। लू महसूस हो रहा है, धूप इतनी तेज है कि जलन महसूस हो रही है, और ये लोग धूप में खड़े नहीं हो सकते, कमा नहीं पा रहे हैं। बारिश होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। मानसून ने बिहार में तो दस्तक दी है, लेकिन पटना में बारिश कब होगी ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और हाजीपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वार्ड पार्षद के परिवार पर गोली चलाई गई है। एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने महिला वार्ड पार्षद के देवर पर फायरिंग कर दी, लेकिन इस फायरिंग में वो बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने कहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन उनका निशाना चूक गया, नहीं तो जान जा सकती थी। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। हम और हमारे मित्र पश्चिम में मुंह करके बैठे हुए थे, हम पूरब में। उसके बाद दोनों आदमी मोबाइल देख रहे थे और इसी बीच में मतलब गेट के निकट, पाया के निकट से एक आदमी
गोली चलाया। हम लोग को लगा कि फटाका छूटा है, तब तक ले बात को समझे तब तक ले फिर दूसरा फायर करने पर देखिए कि गोली चला रहा है। हाँ, हम दोनों आदमी बैठे हुए थे, उसी में आया और गोली चलाया। पीछे मुड़ के देखे तो वो रिवॉल्वर ताने हुए था, उठ के उसको रगड़ना चाहे तब तक वो गाड़ी पर बैठ के भाग गया। तो खैर सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।